अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 6 अक्टूबर की रात 11 बजे कुछ चीनी ऑफिसर्स जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेकआउट करते हैं। ये वक्त जैसे ही एयरपोर्ट से कुछ दूर जाता है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसमें 3 चीनी ऑफिसर्स मारे जाते हैं और वही 17 सिविलियंस इंजर्ड होते हैं। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि कई मीलों तक इसकी आवाज सुनी गई और इन्वेस्टिगेटर्स का तो यहाँ तक कहना है कि इसमें 70 से 80 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव्स यूज किए गए थे। और इस सब में हैरत की बात यह है कि हमें इस ब्लास्ट करने वाले का पता तब चला जब बीएलए ने खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जबकि हमारी सीक्रेट एजेंसी सीटीडी, आईएसआई और सीआईडी को भनक तक न लगी। और वहीं हमारी ऑनरेबल मिलिट्री की बात की जाए, जिनको हालिया फिस्कल ईयर में बजट के तौर पर 21.20 खरब रुपए दिए गए, वो हमें बाहर के दुश्मनों से तो छोड़ो, अंदर के दुश्मनों से भी ना बचा सके। ये बीएलए का कोई पहला अटैक नहीं है, बल्कि इस साल के पहले 3 महीनों में 62 अटैक्स किए थे बीएलए ने पूरे पाकिस्तान में। और वहीं लास्ट ईयर की बात की जाए तो 110 अटैक्स किए थे बीएलए ने। अब सवाल यह है कि कहाँ सोए पड़े हैं हमारे इदारे, कौन है ये बीएलए और क्यों ये मारना चाहती है चाइनीज को। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले 60 सालों से चले आ रहे कल्चर के तहत आज भी हमारे न्यूज चैनल इन्हीं बातों पर अटके हुए हैं कि कहाँ हुआ ये अटैक, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी जानों का नुकसान हुआ और कितने बचा लिए गए। लेकिन इसमें से कोई भी एक शख्स ये नहीं पूछता कि आखिर क्यों हुआ ये अटैक, कौन है इसका असल जिम्मेदार। बीएलए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप कैसे बनते हैं, क्या होती है इनकी वजह, क्या ये सियासी दबाव की वजह से बनती है या फिर फॉरेन इंटरफेरेंस होती है या फिर हमारा खुद का सिस्टम इसकी वजह है। कोई इनमें से ये सवाल नहीं करेगा क्योंकि ये सब डरते हैं कहीं इनके चैनल्स बंद ना हो जाएं, कहीं इनके लिफाफे आना खत्म ना हो जाए। रूट कॉज इसकी क्या है, कोई नहीं इसको जानना चाहता। अगर हम बीएलए की बात करें तो बीएलए स्टैंड करता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ऑन द रिकॉर्ड इसकी फॉर्मेशन हुई थी ईयर 2000 में, लेकिन बाज लोगों का ये कहना है कि 1973 से लेकर 77 के अंदर जो इंडिपेंडेंट बलोच मूवमेंट हुई थी, ये उसकी री इंफॉर्मेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाना है और बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज को रेस्क्यू करना है। इनका मानना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज को तबाह करके रख दिया है और वहीं इंसानी जिंदगी को वहां पर गुजारना काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है, क्या वाकई मिनरल रिसोर्सेज को तबाह किया जा रहा है या नहीं। अगर बलूचिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो उनमें 3 बड़े प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर ये पूरा मुद्दा अड़ा हुआ है, रिकोडिक, सेंडक और डडर। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर गोल्ड और कॉपर की ही माइनिंग की जाती रही है। अगर रिकोडिक की बात की जाए तो ये अदालती कार्रवाइयों की भेंट चढ़ चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2013 को इसकी माइनिंग को इलीगल करार दे दिया था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आज खुद एक फॉरेन कंपनी टीसीसी से मुआहदा किया था और फेडरल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। टीसीसी स्टैंड्स फॉर टैथियान कॉपर कंपनी। और इस प्रोजेक्ट को इलीगल करने की वजह से पाकिस्तान को $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था 2013 में। और वहीं सेंडेक और डडर दोनों प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इनका कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी एमसीसी मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के पास है। ये कॉन्ट्रैक्ट 90s के अंदर दिया गया था और उस वक्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट मुश्तरका था, लेकिन बाद में पाकिस्तान के अंदर वसाइल ना होने की वजह से पाकिस्तान ने इसको लीज के ऊपर दे दिया था चाइनीज कंपनी को और प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज मुकर्रर कर लिया था। अगर सेंडेक प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें एमसीसी 50% का प्रॉफिट शेयर करती है फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी एसएमएल सेंडेक मिनरल्स लिमिटेड के साथ। और वहीं अगर डडर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उसमें 20% का प्रॉफिट शेयर करती है एक और फेडरल गवर्नमेंट कंपनी के साथ, पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉफिट के अंदर इतना गैप क्यों है, तो बहुत से लोगों का कहना है कि प्रॉफिट लो मार्जिन की वजह से, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब कुछ रिलाई करता है सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पर और चाइनीज इसमें मास्टर हैं कि किस तरह से आप किसी कंपनी को मुतमईन कर सकते हैं। और ये सब प्रोजेक्ट्स और इन मिनरल रिसोर्सेज का तबाह करना ही असल वजह है बीएलए के फॉर्मेशन की और कराची के इस बड़े ब्लास्ट की। अब दोस्तों इन मिनरल रिसोर्सेज के तबाह करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क को ही तोड़ना लग जाएं, उसके अंदर ही ब्लास्ट के अटैक्स करना शुरू कर दें। और अगर कराची के ब्लास्ट की बात की जाए तो कराची पुलिस ने उसके क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर लिया है
उसका नाम शाह फहद बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये 5 दिसंबर 2023 को कराची के अंदर एंटर करता है अपने 2 साथियों के साथ, लेकिन फिर ये कराची के अंदर से चला जाता है और एक मरतबा फिर 4 अक्टूबर 2024 को कराची के अंदर एंटर होता है और एक होटल के अंदर 10:47 AM को बायोमेट्रिक एंट्री करता है। और जिस कार के साथ ये एक्सप्लोजन करता है वो कार इस शख्स के नाम पर ही थी और उस कार की वजह से ही इसको ट्रेस किया गया है। और फिर 6 अक्टूबर यानी कि ब्लास्ट वाले दिन ये दोपहर 12 बजे उस होटल से चेकआउट करता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर ब्लास्ट वाली जगह पर जाता है और रात 11 बजे ये ब्लास्ट होता है। और इन्वेस्टिगेटर का मजीद ये भी कहना है कि इस ब्लास्ट के अंदर 70 से 80 किलोग्राम के IEDs का इस्तेमाल किया गया है। IED ये वो आम बम होते हैं जो कोई लोकल शख्स या लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ना कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये इस साल का इकलौता ब्लास्ट नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे टेररिस्ट अटैक किए गए हैं, जिनमें 28 बलोचिस्तान में और 29 KPK में और 2 पंजाब में, जिनके अंदर टोटल 84 लोग शहीद हो चुके हैं और उसके साथ 166 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इन अटैक्स का मेन टारगेट नॉन बलोचीज थे और उनमें भी खास तौर पर पंजाबीज। ये अटैक्स किसी और का नुकसान नहीं दोस्तों, बल्कि हमारा ही कर रहे हैं और इनमें मरने वाले लोग हमारे अपने ही हैं। अब अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।